हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीड मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज सभी ठीक हैं, बट हमारे जो डायरेक्टर हैं उनके थोड़ा सा उनको टूथेक हो गया है। तो बच्चों, सिंपली मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि नाइट में सब ब्रशिंग करके अच्छे से सोया करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखा कीजिए प्रॉपर्ली, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, तो चैप्टर है बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। डर लग गया होगा आप लोगों को, है ना? मेरे को भी लगता था जब मैं छोटी थी, बट ये चैप्टर जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है। कोई उसमें कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं आएंगी। बस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी अपने साइड में रखिए और लाइन बाय लाइन में से पढ़ते रहिए, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले आता है बच्चों इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दीज आर द टू वर्ड्स। फर्स्ट इज योर इनहेरिटेंस एंड सेकेंड वन इज योर वेरिएशन। आपने कभी सोचा है कि जो एलिफेंट के बच्चे होते हैं वो एलिफेंट जैसे क्यों होते हैं? जो मैंगो होता है बच्चों, सारे मैंगो एक जैसे क्यों होते हैं? आपने देखा होगा कोई भी एनिमल का बच्चा है, ह्यूमन बींग्स का कोई बेबी है, तो सब उसके जैसे क्यों होते हैं? कभी कभी आपने देखा होगा कि जो सिबलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं। तो आपको ये देखना है बच्चों, इन सब चीज़ों की जो डेप्थ है वो कहाँ से जुड़ी हुई है? वो जुड़ी हुई है आपकी जेनेटिक्स से। एंड व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स, बताइए। As you know that Ricard Johann Mendel is known as the father of genetics। जेनेटिक्स में क्या होता है बेटा, हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स को और सेकंड पढ़ते हैं वेरिएशंस को। तो प्रिंसिपल्स और वेरिएशंस क्या होते हैं बेटा? प्रिंसिपल होते हैं, देखो सिंपल सी बात है, जब हम जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसमें पढ़ते हैं इनहेरिटेंस को। अब हमें समझना ज़रूरी है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस होता है जब कैरेक्टर्स जो होते हैं बेटा वो जब पास आउट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, वो क्या होता है? इनहेरिटेंस। एज फॉर एग्जाम्पल, मेरी मॉम के बाल कर्ली हैं, मेरी मॉम के हेयर्स कर्ली हैं, तो मेरे भी हेयर्स कैसे होंगे? कर्ली होंगे। तो ये सब क्या है बच्चों? इनहेरिटेंस है, ठीक है? कभी कभी कह देते हैं कि आपका बेटा तो पूरा अपने पापा के ऊपर गया है बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये सब चीज़ें क्या है? इनहेरिटेंस है, जब कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट है बच्चों वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? कभी कभी ट्रांसफ़र के दौरान जब कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रहे होते हैं तो क्या होता है बेटा, कुछ वेरिएशंस आते हैं, ठीक है? और उन वेरिएशंस की वजह से क्या होता है बेटा, न्यू कैरेक्टर्स बनते हैं। न्यू कैरेक्टर्स बनते हैं, इवोल्यूशन होता है, एडेप्टेशंस होती हैं। तो ये क्या है? वेरिएशन है। जब ऑफस्प्रिंग में क्या हो बेटा, कुछ एडेप्टेबिलिटी न्यू कैरेक्टर्स आए, उन चीज़ों को कहते हैं वेरिएशन। समझ गए? आपको पता है जो पीपल थे, जो लोग थे, वो 8000 से 1000 BC पहले उनको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन का थोड़ा थोड़ा आइडिया था, लेकिन ज़्यादा आइडिया नहीं था। पहले भी लोग क्या करते थे बच्चों, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, जो एनिमल्स उनको यूज़फुल लगते थे उसको अपने साथ लेके जाते थे, ठीक है? मीट खाते थे और उन एनिमल्स का मिल्क यूज़ करते थे, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे। तो ये सब किसके अंदर आता था बेटा? ये सब आता था डोमेस्टिकेशन के अंदर। तो सिंपली आपको पता है कि आपने देखा डोमेस्टिकेशन जो था वो काफ़ी सदियों से चला हुआ आ रहा है। तो डोमेस्टिकेशन किसके अंदर आता है? ये भी जेनेटिक्स के अंदर ही आता है। आपने देखा कि काऊ, एक साहिवाल काउज इन पंजाब एग्जाम्पल सुना होगा। तो ये जो काऊ है बच्चों, ये कैसे आई है? वाइल्ड वैरायटी को डोमेस्टिकेट करके आई है, ठीक है? तो ह्यूमंस जो थे वो उनको इस चीज़ का आइडिया था, लेकिन उनको किस चीज़ का आइडिया नहीं था? उनको इसकी साइंटिफिक फिनोमेना का आइडिया नहीं था। तो इसी साइंटिफिक फिनोमेना को हम मेंडल की नज़रों से देखेंगे और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ये जो चैप्टर है ये इसका जिस्ट था जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आता है बेटा, कट। चलिए, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एंड दिस इज मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आपको पता है ये आप क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इसीलिए इसके ऊपर लिख लीजिए VVI। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो रिकार्ड जोहान मेंडल थे, उन्होंने 1856 और 1863 के बीच में क्या किया? ट्रू ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए। क्या किया बच्चे? ट्रू ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर बाद में जाके उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन चीज़ों का क्रॉस भी कराया।
तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। बच्चे सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस करने की वो ये है कि जो ग्रेगार्ड जोहान मेंडल थे उन्होंने किसका यूज़ किया, मटर का यूज़ किया, पी प्लांट का यूज़ किया, क्योंकि पी प्लांट में आपको बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जो पी प्लांट है वो कैसा है, वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं। तो इसके अंदर आपको सेल्फ पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी मिलेगा, सेकेंड आपको क्रॉस पॉलिनेशन भी मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि आप क्या कराना चाहते हो। तो बच्चे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज़ किया और बहुत ही एनालिसिस चीज़ों का यूज़ किया। तो उस टाइम पे ये चीज़ें जो थी दूसरे साइंटिस्ट को एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि बायो के अंदर मैथ्स का यूज़ करना उस टाइम पे दूसरे साइंटिस्ट को एक्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना कि ग्रेगार्ड जोहान मेंडल का काम फेमस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स और एनालिसिस और लॉजिकल चीज़ों का यूज़ किया था। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स स्टडीड बाय द मेंडल्स इन पी। जब वो इनहेरिटेंस का पैटर्न पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे का 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी करी। और वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन से थे बेटा, स्टेम हाइट। ठीक है, आपको पता है कि स्टेम हाइट में आपको टॉल भी मिल सकता है, ड्वार्फ भी मिल सकता है। ठीक है, फ्लावर कलर का यूज़ किया, फ्लावर पोजीशन का यूज़ किया, पोड शेप का यूज़ किया, पोड कलर का यूज़ किया, सीड शेप का यूज़ किया और सीड कलर का यूज़ किया। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट 14 कैरेक्टर्स और 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स कौन कौन सी थी। ठीक है, कैरेक्टर्स बच्चे 14 थे और ट्रेट्स कितनी थी, 7 थी। तो आपको ये स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट ये था कि जो मेंडल का वर्क था बेटा वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हो पाया था। इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उनका जो उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन का जो ज़रिया था वो बहुत ही टफ था, बहुत ही हार्ड था, बहुत ही इजी अवेलेबल वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, वियना यूनिवर्सिटी में जहाँ पे ये एज अ पादरी एज अ फादर काम करते थे, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी करी। तो आपको ये समझ में आ गया बेटा, इसको लिख लीजिए। कभी कभी डेट्स पूछ लेते हैं, कभी कभी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पूछ लेते हैं और कभी कभी पूछ लेते हैं कि वाई ही चूज़ पी प्लांट, कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब क्या करेंगे हम, वन जीन के इनहेरिटेंस पैटर्न को देखेंगे। यहाँ पे जो हमारे रिप्रेजेंटेशन होगी वो मोनोहाइब्रिड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगी बेटा। सबसे पहले जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया बेटो, उन्होंने 2 पेरेंट्स लिए। सपोज दैट उन्होंने क्या किया, 2 पी प्लांट लिए, पहला लिया टॉल और दूसरा लिया ड्वार्फ। ठीक है, उनके बीच में उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिलिलियल 1 जनरेशन को उन्होंने टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया। तो बच्चों जो F1 जनरेशन आई वो कैसी थी, वो टॉल थी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि फिलिलियल 1 जनरेशन क्या होती है। जब हम क्रॉस कराते हैं पेरेंट्स का, 2 डिफरेंट पेरेंट होने चाहिए, टॉल और ड्वार्फ। तो जो F1 जनरेशन आती है वो कैसी आती है, सारी की सारी टॉल आती है। ठीक है, चलिए फिर बेटा हमने F1 जनरेशन में क्या कराया बच्चे, हमने F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराई, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फिंग कराई है टॉल और टॉल में। तो F2 जनरेशन कैसी आई है बेटा, हमारी सारी की सारी टॉल आई है, लेकिन एक जो है वो कैसा आया बेटा, एक प्रोजेनी जो है वो ड्वार्फ आई। तो रेशियो जो था वो 3:1 का था। तो मेंडल इसी चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि जब F1 जनरेशन में सारे टॉल है तो F2 जनरेशन में एक ड्वार्फ कैसे आ सकता है। सिमिलर पैटर्न उन्होंने कोई 2 और डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेके किया, तब भी उन्होंने इसी चीज़ को नोटिस किया। तो बच्चों क्या होता है, ये चीज़ें छुपी होती है जीन्स में और फैक्टर्स में। जीन्स क्या होती है, जीन्स होती है कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को कॉन्स्टिट्यूट करने वाली क्या होती है, जीन होती है। ठीक है, पहले उसको फैक्टर कहा जाता था, लेकिन अब उसको किसके नाम से जाना जाता है बेटा, अब उसको जीन के नाम से जाना जाता है। तो एक बहुत बड़ी अनसक्सेसफुल थियोरी ये भी रही मेंडल के साथ कि उन्होंने ये उनसे जब पूछा गया कि फैक्टर क्या है, फैक्टर किससे बने हुए हैं, तो वो नहीं बता पाए। लेकिन आज फैक्टर को क्या कहा जाता है, जीन्स। और हम सब फैमिलियर है इस वर्ड से, व्हाट डू यू मीन बाय जीन्स। नेक्स्ट आता है बेटा एलील्स क्या होता है।
जब जीन्स जो होते हैं बेटा पेयर में होते हैं और वो किसी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। सपोज दैट कैपिटल टी ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये करती है टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट, ठीक है। कैपिटल टी, स्मॉल टी किसको करती है बेटा, ड्वार्फ को। तो ये कैसी है, ये है आपकी एलील्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है जीनोटाइप। यहाँ पर देखिए मैंने जीनोटाइप लिखा 3:1। जब हम इसको न्यूमेरिकल टाइप में लिखते हैं जैसे 3:1, 3 कितना है टॉल, 1 कितना है ड्वार्फ, तो इसको बोलते हैं जीनोटाइप, यानी कि जेनेटिक कंपोजिशन की बात करी जा रही है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा फेनोटाइप। फेनोटाइप मतलब क्या होता है, जब हम किसी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम फेनोटाइप की स्टडी करते हैं बेटा। सपोज दैट नीचे मैंने लिखा हुआ है 3 टॉल 1 ड्वार्फ। जब हम यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ को लिखते हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम फिजिकली बात कर रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर स्टडीड अबाउट द फेनोटाइपिक कंपोजिशन। ऑलराइट, जितने भी आप क्रॉस बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, फेनोटाइप भी लिखेंगे, जेनोटाइप भी लिखेंगे। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आता है हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होता है बेटा, सपोज दैट ये होमोजाइगस, जब दोनों की दोनों एलील्स कैसी हैं, सेम है, ये भी होमोजाइगस है, लेकिन हेटेरोजाइगस होती है ऐसी, ठीक है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो करती है बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट आता है पुनेट स्क्वायर। गीगर्जी पुनेट ने इसकी डिस्कवरी की थी बेटा, आरसी इंग्लैंड। तो इन्होंने क्या किया था बेटा, पुनेट स्क्वायर की यानी कि चेकर बोर्ड की डिस्कवरी की थी। जब हम ये मोनो हाइब्रिड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम पूरे प्लांट्स बना के नहीं करते, वो तो मेंडल ने किया था उस टाइम पे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक चेकर बोर्ड बना के करते हैं। आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कुछ इस टाइप से, या आपको स्ट्रेट भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी प्रोजेनीज होती हैं उनको लिखते हैं और इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर। नेक्स्ट होता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है बेटा, जब हम F2 फिलेलियल 2 जनरेशन को हम किसी ड्वार्फ या रिसेसिव कैरेक्टर से क्या कर देते हैं, क्रॉस करा देते हैं, तो तब क्या आता है बेटा, हमारा टेस्ट क्रॉस आता है। तो यही था इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में, पूरी प्रॉपर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की गई है। यहाँ पे एक जीन की स्टडी की गई बेटा, एक बार में एक जीन की। उन्होंने क्या किया था, एक एक बार करके एक एक जीन की स्टडी करी थी, एक एक कैरेक्टर की स्टडी वो कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या मिल रहा था, जेनोटाइपिक रेशियो 3:1 मिल रहा था। मतलब कि F1 जनरेशन में तो सारे टॉल है, लेकिन F2 जनरेशन में एक ड्वार्फ आ गया और यहीं से शुरुआत हुई जेनेटिक्स की, यहीं से शुरुआत हुई थी वेरिएशंस की। समझ गए बच्चों आप। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, लॉज पढ़ेंगे इनहेरिटेंस की, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में एग्जामिनेशन में आ सकता है, इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। चलिए सबसे पहले आता है बेटा, फर्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाम से ही पता चल रहा है आपको यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस की क्या बात होगी। सबसे पहले इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द यूनिट कॉल्ड द फैक्टर्स। आपको पता है फैक्टर्स की बात किसने की थी, मेंडल ने की थी, ठीक है। लेकिन मेंडल वॉज अनसक्सेसफुल बिकॉज दे डिडंट नो अबाउट द बायोकेमिकल नेचर ऑफ फैक्टर्स, अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ फैक्टर्स। उन्हें पता नहीं था कि फैक्टर्स बनी किस चीज़ की है। हालांकि अब हम लोग सब फैमिलियर है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स को अब जीन्स क्यों कहते हैं, जीन्स क्या होती है। तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इसमें ये आता है कि फैक्टर्स, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय सच यूनिट्स कॉल्ड द फैक्टर्स। फैक्टर्स जो होते थे बेटा वो हमेशा कैसे होते थे, फैक्टर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स, हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते थे। सपोज दैट अगर कोई दो डिसिमिलर फैक्टर है, सपोज दैट दीज आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स, डिसिमिलर दिख रहे हैं, तो ये जो है बच्चों टॉल को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों एक उसमें होता था डोमिनेंट, एक होता था रिसेसिव, ठीक है। अगर कोई कैरेक्टर या कोई फैक्टर इसमें डोमिनेंट है तो क्या शो करेगा, ये शो करेगा टॉल को, ठीक है। और दूसरा फैक्टर जो होता था वो रिसेसिव फैक्टर होता था जो अपनी डोमिनेंस को शो नहीं कर पाता था, इसीलिए इसको कहा गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब हमने इसी मोनोहाइब्रिड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखा था तो वो 3:1 आया था। वो क्यों था बेटा, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ गए आप। नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। व्हाट डू मीन बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मेन प्रिंसिपल है कि बेटा यहाँ पे ब्लेंडिंग जो होती है वो एब्सेंट होती है। व्हाट डू मीन बाय ब्लेंडिंग, आपने देखा ना ब्लेंडर होता है सब चीज़ों को मिला देता है,
तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, जितने भी कैरेक्टर्स हैं एलील्स में वो सब रिकवर्ड हो जाएंगे कब, हमारी F2 जनरेशन में। आपको पता है बेटा कि F2 जनरेशन में हम जब ने देखा तो 3:1 का रेशियो था, 3:1, 3 थे टॉल 1 था ड्वार्फ। तो ड्वार्फ जो था वो पहले से ही फिक्स था, तो वो रिकवर होना ही था। हालांकि हमने देखा F1 में हमें सारे ड्वार्फ मिले, लेकिन जब हमने उनको सेल्फिंग कराया तो हमें 3:1 का रेशियो मिला, मतलब कि कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड, ऑल द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड इन द F2 जनरेशन, फिलेलियन 2 जनरेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान करने की है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेग्रीगेशन आप समझ गए और लॉ ऑफ डोमिनेंस आप समझ गए, एनसीईआरटी के अंदर प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, आप इसको लर्न कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या पता है बेटा, आपको पता है कि जब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर रहे थे तो F1 फिलेलियन 1 जनरेशन में क्या था कि आपका दोनों के दोनों जो पेरेंट्स थे वो रिसेंबल कर जाते थे, ठीक है। जैसे हमने टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराया था तो हमने देखा कि F1 जनरेशन में या तो सारे टॉल होंगे या सारे ड्वार्फ होंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि F1 जनरेशन में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है कि जो किसी भी पेरेंट को रिसेंबल नहीं करती, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो हमने 2 पेरेंट लिए, इसका एग्जाम्पल है बेटा सबसे पहले डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन भी इसको कहते हैं और एंटीराइनम स्पीशी भी इसको कहते हैं। तो ये आपको याद करना है नाम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए बना रखा है, सबसे पहले आपको इसमें देखना है पी जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन में हमने 2 प्लांट्स लिए हैं, सबसे पहले लिया हमने रेड और सेकंड लिया हमने वाइट फ्लावर वाला, ठीक है। एक है रेड फ्लावर वाला, एक है वाइट फ्लावर वाला। तो यहाँ पे 2 टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, रेड फ्लावर से कैपिटल आर, वाइट वाले से स्मॉल आर, ठीक है। चलो तो F1 जनरेशन में देखा कि ना तो सारे के सारे रेड है ना सारे के सारे वाइट है, कैसे है, दोनों के दोनों सारे के सारे पिंक है। ऑल फ्लावर्स आर पिंक, जिनका जेनोटिपिक रेशियो कैसा था, कैपिटल आर स्मॉल आर का, ठीक है। फेनोटिपिकली ये कैसे हैं, सारे के सारे पिंक है। चलिए अब हमने F1 जनरेशन जो था बेटा उसके गैमीट्स निकाले, सेल्फिंग करा दी हमने। तो सेल्फिंग कराने के बाद जब हमने पुनेट स्क्वायर की फॉर्मेशन करी, हमने चेकर बोर्ड जब बनाया तो हमें गैमीट्स कैसे मिले, चलिए देखते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर मल्टीप्लाई किया, कैपिटल आर स्मॉल आर, ध्यान से देखिएगा उसको। आपने देखा है बेटा जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, कैपिटल आर आया। इसको इससे मल्टीपल किया तो कैसा आया, कैपिटल आर स्मॉल आर आया। इसको इससे फिर से मल्टीप्लाई कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो स्मॉल आर। आप मल्टीपल करके भी देख सकते हो, मुझे पता है बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, और जिन बच्चों को चेकर बोर्ड बना के देखना है वो चेकर बोर्ड बना के बना सकते हैं। तो बेटा अब हम फेनोटिपिक रेशियो की बात करें और जेनोटिपिक रेशियो की बात करें तो फेनोटिपिक रेशियो में कैसा है, 1 रेड 2 पिंक 1 वाइट। 1 रेड है, 2 पिंक है, 1 वाइट है। तो देखो जो 2 पिंक फ्लावर्स आए हैं बच्चों वो किस फिनोमेना को शो कर रहे हैं, वो आपकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहे हैं, समझ गए आप। नेक्स्ट आता है जेनोटिपिक। अगर हम जेनोटिपिकली बात करें, जेनोटिपिकली मैंने अभी बताया था कि जब हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, फिनोटिपिकली जब हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे जेनोटिपिक रेशियो ध्यान से देखिएगा इधर 1:2:1, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान से आप इसको पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा है बेटा, एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आना चाहिए। और नेक्स्ट थिंग कि आपको ये पूरा का पूरा टेस्ट क्रॉस बनाना आना पड़ना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि कभी कभी क्या होता है, पूरा का पूरा डोमिनेंस शो नहीं कर पाता। एलील्स में क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी जो है, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर है, वो कंप्लीट डोमिनेंस नहीं शो कर पाया, उसने क्या शो किया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो किया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जीन है जो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रही थी वो कभी कभी कम फंक्शनल हो जाती है, या उसका एंजाइम कभी कभी नॉन फंक्शनल हो जाता है, या कभी कभी उस पर एंजाइम्स होते ही नहीं। तो इसीलिए कौन से फिनोमेना होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, तो नेक्स्ट है बेटा हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज ऑफ, ये हमने पढ़ा दिया था, सॉरी। नेक्स्ट है आपका बच्चों
कोडोमिनेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोडोमिनेंस। सॉरी वो प्रीवियस स्लाइड हो गई थी, कोई बात नहीं। तो कोडोमिनेंस में हमें क्या पढ़ना है बेटा, हमने देखा है कि हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस को देख लिया, ठीक है, जो अभी खुला हुआ था वो हमने देख लिया। अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हमने देख लिया, मतलब कि F1 जनरेशन में एक टाइम पे क्या था, कंप्लीट डोमिनेंस थे। लगभग हमें देखने को मिल रहा था कि F1 फिलेलियल 1 जनरेशन में दोनों पेरेंट रिसेंबल हो रहे हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें देखने को मिला कि एक भी पेरेंट रिसेंबल नहीं हो रहा है, उनके कुछ बीच का रिसेंबल हो रहा है। और वो क्या रिसेंबलेंस थी, वो सारे पिंक फ्लावर्स की रिसेंबलेंस थी जो हमने डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन में देखा था। लेकिन अब हम देखते हैं कोडोमिनेंस की, मतलब फिलेलियल 1 जनरेशन में सबका एक साथ एक्सप्रेस हो जाना, उसी को क्या कहते हैं बेटा, कोडोमिनेंस। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। क्या है बच्चे, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पर। आपको पता है आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आपने देखा है ना, आरबीसी पे कोई सेल वॉल तो होती ही नहीं है बेटा। आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं होता, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। 120 डेज का लाइफ स्पेन होता है, 5.5 मिलियन प्रोड्यूस होती है। आपने देखा है कि आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें हमारी जीन जो होती है आई वो लगी होती है, और जो जीन होती है बेटा ये 3 टाइप के एलील्स को प्रोड्यूस करती है। एक हो गया IA, IB और स्मॉल आई। ठीक है, ये 3 टाइप के एलील्स को प्रोड्यूस करती है बेटा। आपको पता है ये तीनों क्या प्रोड्यूस करेगी, एक शुगर प्रोड्यूस करेगी। आपको पता है IA प्रोड्यूस करती है, IB भी प्रोड्यूस करती है, बट स्मॉल आई जो है वो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करती। इन्हीं का अगर हम जेनेटिक बेसिस पढ़े तो क्या पढ़ते हैं बेटा, हम ब्लड ग्रुप के सिस्टम्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने देखा एलील फ्रॉम पेरेंट 1। पेरेंट 1 से हमने पहले एलील को लिया है जो है कैपिटल I स्मॉल a, ठीक है, या IA भी बोल देता है सिंपली। एलील फ्रॉम द पेरेंट सेकंड, अब हम पेरेंट सेकंड के एलील की स्टडी करते हैं। ये क्या है आपका IA है। तो बेटा आपका जो जेनोटाइप है वो कौन सी शुगर प्रोड्यूस करेगा, दिस शुगर विल बी प्रोड्यूस बाय दिस एलील्स, कैपिटल I कैपिटल I, कैपिटल A। और ये ब्लड ग्रुपिंग किसको रिप्रेजेंट करता है, A ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है बेटा कि हमने एलील फ्रॉम द पेरेंट फर्स्ट लिया है IA को, और एलील फ्रॉम द पेरेंट सेकंड लिया है IB को। तो दोनों के दोनों जेनोटाइप कैसे प्रोड्यूस करेंगे, IAB, और ब्लड ग्रुप कैसा होगा, AB। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा एलील फ्रॉम द पेरेंट फर्स्ट, हमने लिया है IA को, पेरेंट 2 लिया है हमने I को। आपको पता है दिस वन डजंट प्रोड्यूस एनी शुगर एज यू नो दैट। ठीक है, तो इसको हमने क्रॉस कराया, तो आइए आई, इस पे तो कोई फंक्शनल शुगर है नहीं, तो क्या होगा बेटा, ब्लड ग्रुप होगा हमारा A। समझ गए। नेक्स्ट है बेटा IB, IA सिमिलरली, फिर भी क्या ब्लड ग्रुप होगा, AB, क्योंकि ये दोनों ऐसे इस ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा IB, ब्लड ग्रुप होगा B, IB स्मॉल I। आपको पता है यहाँ पर फिर कोई फंक्शनल जीन प्रोड्यूस नहीं होगी, इसीलिए जो जेनोटाइपिक रेशियो जो आएगा, जो जेनोटाइप जो बनेगा वो IB और I का बनेगा, जिससे ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, B, क्योंकि पता है, आपको पता है स्मॉल I डजंट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ शुगर। लास्ट है बेटा अगर हम दोनों ही फंक्शनल एलील्स को ले लें या दोनों ही नॉन फंक्शनल एलील को ले लें, अब देखो स्मॉल आई लिया है हमने, यहाँ पे पता है कोई शुगर तो प्रोड्यूस होनी नहीं, तो जेनोटाइप क्या आएगा, स्मॉल आई, और ब्लड ग्रुप क्या आएगा, O। ठीक है, आपको पता है यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, कौन है बेटा बताइए, उसमें से यूनिवर्सल डोनर कौन है, O। ठीक है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है बेटा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है आपका AB ब्लड ग्रुप। आपको पता है जिसका ब्लड ग्रुप AB होता है वो किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, तो इसीलिए हम उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। और यूनिवर्सल डोनर जो किसी को भी ब्लड ग्रुप दे दे, लेकिन वो सिर्फ उसी से ले सकता है जो उसके ब्लड ग्रुप का होता है। ठीक है, और वो कौन है हमारा, O। तो आपको ये समझ में आ गया, ABO ब्लड ग्रुपिंग। यहाँ पे फिलेलियल 1 जनरेशन में क्या होगा, सारे के सारे जो फैक्टर्स है, सारे के सारे जो पेरेंट्स है वो अपने आप को रिसेम्बलेंस करवा देते हैं, इसी को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। चलिए नेक्स्ट आता है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, हमने पढ़ा है कि इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन क्या होता है। जब हम एक जीन की स्टडी करते हैं तो उसका इनहेरिटेंस का पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2 जीन्स के बारे में। अब हमें साइमल्टेनियसली क्या करना है, दोनों जीन्स की स्टडी करनी है। सबसे पहले बच्चों हमने पेरेंटल फॉर्म में लिया है कैपिटल R, वाई, स्मॉल r, स्मॉल y। ये देखिए
कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहे हैं राउंड प्लांट को, राउंड सीड्स को, ठीक है। वाई कर रहा है येलो को, स्मॉल आर कर रहे हैं रिंकल सीड्स को, और कलर रिप्रेजेंटेशन हो रही है ग्रीन से, ठीक है। अब हम जब इनकी गैमेट्स बनाएंगे बेटा, तो गैमेट्स कैसे बनेंगे, इसका आर ले लिया क्योंकि आपको पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल आर यानी कि राउंड को, तो हमने आर ले लिया। इसका लेना है बच्चों हमें वाई, हमें येलो रिप्रेजेंटेशन हो रही है तो मतलब इसका येलो से रिप्रेजेंटेशन होगा, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई, ठीक है। चलो अब हमने बेटा फिलेलियल वन जनरेशन निकालनी है। फिलेलियल वन जनरेशन हमारी कैसी आई है, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका कैपिटल आर लिया है, इसका स्मॉल आर लिया है, इसका कैपिटल वाई लिया है, इसका स्मॉल वाई लिया है, तो ये हमारी आ गई बच्चों फिलेलियल वन जनरेशन। चलिए फिलेलियल वन जनरेशन में हमें क्या करते थे बेटा, हम सेल्फिंग कराते थे।